नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों ने अपने आप को किया होम आइसोलेट। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास स्थान को किया गया सैनिटाइज। कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों की बैठक का आयोजन। जिला कलेक्टर ने किया कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन। गणपति विसर्जन के बाद घर लौट रहे युवक के साथ हुई मारपीट। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता करने में लगे समाधान शिविर। उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर किया गया निस्तारण। जिला पेंशन समाज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 9,81,000 रुपए का आर्थिक सहयोग। जिला कलेक्टर को सौंपी गई सहयोग राशि। अतिक्रमण हटवा, आम रास्ता खुलवाने की मांग। गांव जोड़किया के ग्रामीणों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। इंदिरा रसोई संचालक संस्था ने नगर परिषद को लिखा पत्र। आर्थिक नुकसान का हवाला देकर 10 सितंबर से रसोइयां बंद करने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनसे मिले मीडिया कर्मियों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। इसी क्रम में आज पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास को भी सैनिटाइज किया गया। चूरू के विधायक व प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हनुमानगढ़ में उनसे मिले लोगों ने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। इसी क्रम में आज पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास को सैनिटाइज किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा नेता अमित साहू ने बताया कि पूर्व मंत्री तथा प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौर 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ आए थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तथा इसके अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से मिलने उनके निवास पर भी आए थे। बुधवार को पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने इस समय ट्विटर हैंडल और फेसबुक पर अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उनसे मिलने आए पत्रकारों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को होम आइसोलेट होने तथा चिकित्सकों से संपर्क करने का आग्रह किया है। कल हमारे राजस्थान में विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राजेंद्र सिंह राठौर हनुमानगढ़ आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सर्किट हाउस में। उसके बाद में वो यहाँ घर पे भी आए। तो शाम को जब वो जयपुर गए तो उन्हें कुछ तकलीफ महसूस हुई और उन्होंने अपना सैंपल दिया। सुबह उनकी रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी मीडिया बंधुओं से, सभी से अपील करता हूँ कि जो कल उनके संपर्क में आए हैं कृपया अपने आपको खुद को होम आइसोलेट करें, अपना पूरा ध्यान रखें। हम लोगों ने भी आज सैनिटाइजिंग किया है सारा घर और खुद को भाजपा में मेरे परिवार में खुद को होम आइसोलेट है। और 5-6 दिन बाद में जब भी सैम्पलिंग होगी उसके बाद में पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद में मैं पूरा मेरा परिवार लोगों से मिलेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि लोग जो कल राजेंद्र जी के संपर्क में आए हैं खुद को होम आइसोलेट करें, अपने पूरे परिवार का खुद का ध्यान रखें। और जो मेरे मिलने वाले बंधु हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी करता हूँ कि कृपया अब 10-12 दिन 14 दिन तक जो पीरियड है उसमें नहीं दिया। कोई आवश्यकता हो तो फोन पर बात करें। आप सब लोग इस विपरीत परिस्थिति में हमारा सहयोग करें। मूर्ति विसर्जन के बाद घर लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मूर्ति विसर्जन के बाद घर लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। सिर में तलवार के वार से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना टाउन में रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक की है। इस संदर्भ में पुलिस ने घायल के बयान पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी है। जिला अस्पताल में भर्ती भगवंत सेठी पुत्र कलवंत राय अरोड़ा निवासी गली नंबर 1 नई आबादी ने बताया कि वह मंगलवार देर शाम को गणेश महाराज की मूर्ति का विसर्जन करने के बाद अपने मामा के साथ सब्जी खरीदने के लिए आ रहा था। जब वह चुंगी नंबर 6 पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक पहुंचा तो कुछ लोगों ने तेज धार हथियार से उस पर हमला कर दिया। इन्हें देख उसका मामा भाग गया, जबकि आरोपियों ने मेरे सिर में तलवार से वार कर घायल कर दिया। हमलावर वहां से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश आरंभ कर दी है। कल शाम को जी 5:30-6 बजे की बात है। तो हम वहाँ से निकल रहे थे पुल के नीचे से चुंगी नंबर 6 सब्जी लेने जा रहे थे और गणपति विसर्जन से आके हम उधर से निकलने लगे। ये मेरे मामा जी हैं, मामा जी साथ में थे। तो उन्होंने 30-40 जनों ने घेर के मेरे को कूटा। तो मामा जी उस वक्त भागे। जो पहले भी उन्होंने धमकी दी थी मुझे घर पे आके,
मैं घर पे था नहीं, मम्मी को गाली गलौज करके क्या उसको गोली मार देंगे, ठीक है। और अब भी उस मामले में एप्लीकेशन दी हुई है, ये एप्लीकेशन है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। इस एप्लीकेशन पे भी उन्होंने कोई वो किया नहीं सिस्टम, उसको उठा के लेके गए, पार्षद है जो वो उनको छुड़ा के लेके गए हैं, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या कारण है, उसकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये गलत हम नहीं है, गलत वो है, फिर भी उनकी सपोर्ट हो रही है। उसकी कोई दुश्मनी पहले किसी के साथ चल रही थी, उसने मेरे को उसके साथ देख लिया था, वो मेरा फ्रेंड, ठीक है। तो उस चक्करों में इन्होंने मेरे को घेर लिया, तेरे को जान से मार देंगे। और अभी भी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, ये राजीनामा कर ले नहीं तो तेरे को गोली मार देंगे। प्रशासन से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज करवाएंगे जी। पहले ये एप्लीकेशन दी हुई है, इस पर भी कोई हो नहीं, जवाबदारी नहीं है उनकी, पुलिस वालों की। नहीं करेंगे तो हम सीधा SP के पेश होंगे, SP ऑफिस जाके बात करेंगे कि उस पर करो कार्रवाई। 326 लगी हुई है उस पर, फिर भी पुलिस वाले उठा नहीं देंगे। मेरे सिर पे चोट आई है, तलवार मारी थी उसने सिर पे, 60 टांग के आए हैं मेरे। काफ़ी जने थे, 20-25 जने थे, मैं अकेला था। पीछे से आके वार किया और तलवार से काट दिया मेरे से। कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में आज विभिन्न विभागों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने कोरोना जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया। विभिन्न विभागों की एक बैठक जंक्शन स्थित कलेक्टर हॉल में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि बैठक में मौसमी बीमारियों तथा बढ़ते कोरोना के संक्रमण के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कोरोना के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर पोस्टर का भी विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जाए तथा अपने आप को सुरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि बीमारी के कम्युनिटी स्प्रेड होने का अंदेशा बना हुआ है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अत्यधिक सावधानी तथा जागरूकता बरतनी चाहिए। कोरोना जागरूकता के 2 पोस्टर्स का विमोचन आज हमने किया था। हमारी साप्ताहिक बैठक होती है जिसमें मौसमी बीमारियों और कोरोना से संबंधित हमने चर्चा की थी, उसी के दौरान किया था। और वो 2 पोस्टर जारी किए हैं और अभी भी CM साहब की BC चल रही है, उसमें भी यही निर्देश दिए गए हैं कि असावधानी से बचें और जितने भी जो सुरक्षा के उपाय हैं उनको अपनाते हुए हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोरोना से बचें। और असावधानी बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और ये स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। इससे हम खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी बचा सकें। गांव की गलियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर गांव जोड़किया के ग्रामीणों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव जोड़किया की गलियों में हुए अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर DYFI कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव जोड़किया की गलियों में कुछ लोगों ने जगह जगह मिट्टी डाल रखी है, मकान के आगे आवश्यकता से अधिक चौकी, रैंप व टॉयलेट बना रखे हैं। घर के सामने गुआड़ की जगह में ईंटें डालकर, कूड़ा करकट डालकर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। घरों के गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही, इस कारण गलियों में गंदगी फैली रहती है, इससे बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस कारण गलियों में आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इस संदर्भ में ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को भी अवगत करवाया गया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समस्या जस की तस बनी हुई है। ADM से मिले ग्रामीणों ने गांव की गलियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में गोपीराम, विनोद कुमार, भजनलाल, राकेश कुमार, जयपाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। मैं वार्ड नंबर 8 ग्राम पंचायत जोड़किया से बोल रहा हूँ। मेरे मोहल्ले में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, रूढ़ी है, ईंट भाटा है, कचरा है, रैंप वगैरह बना रखा है। मैं 2 बार पंचायत में एप्लीकेशन दे चुका हूँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कारण मैं आज कलेक्टर महोदय से पहुँच रहा हूँ। हाँ, हमारे मोहल्ले की पूरी सफाई होनी चाहिए और सारा गुआड़ है वो साफ सुथरा होना चाहिए। आज हम यहाँ पे न्यायाधीश को आज मिले हैं। वार्ड नंबर 8 जोड़किया का मामला है। जोड़किया के वार्ड नंबर 8 के अंदर जो गली है, उस गली के अंदर तमाम लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। किसी ने रैंप बना रखा है, किसी ने पौड़ी बना रखी है और किसी ने कोई कचरा डाल रखा है। वहाँ पे एक गुआड़ पे कब्जा कर रखा, गुआड़ के जो अवैध रूप से ईंटें डाल रखी है। तो गोपीराम जी का जो घर है, उस गोपीराम जी घर से ना तो कोई पानी प्रभावित हो रहा है, वहाँ से कोई पानी चलने में परेशानी आ रही है। इसलिए हमने वहाँ न्यायाधीश को मिले हैं और इस न्यायाधीश ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो आने वाले दिनों के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सभा इस मामले में उग्र आंदोलन करने मजबूर होगी। इसकी तमाम जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है।
पेयजल कनेक्शन देने की मांग को लेकर बुधवार को चक 17 पीबीएन के एक व्यक्ति ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गांव अहमदपुरा के चक 17 पीबीएन के एक व्यक्ति ने बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन देकर कृषि भूमि के पक्के खाले में गंदा पानी डालने वालों को पाबंद करवाने की मांग की है। चक 17 पीबीएन के निवासी समिंदर पाल सिंह ने बताया कि गांव के नजदीक ही वह एक ढाणी में रहता है। उसके घर में पीने के लिए बनी पानी की डिग्गी में गाँव के लोगों द्वारा छोड़ा गया सीवरेज का गंदा पानी एकत्रित हो रहा है। उक्त व्यक्ति का कहना है कि जलदाय विभाग से कई बार गुहार लगाई जाने के बावजूद उसे पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। गाँव के लोगों द्वारा पक्के खाले में सेफ्टी टैंक का पानी डाला जा रहा है जो उसके घर में बनी डिग्गी में एकत्रित हो जाता है। समिंदर और उसके परिवार के लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उक्त व्यक्ति ने एसडीएम को ज्ञापन देकर उसके घर तक पेयजल पाइपलाइन डलवाकर कनेक्शन दिए जाने की मांग की है। हम जिला कलेक्टर के पास आए थे, उनकी अनुपस्थिति में हम एडीएम सर से मिले हैं, उनको एक ज्ञापन दिया है। हमारे गांव के चक 17 पीबीएन में ढाणी में रह रहे इस भाई के यहाँ घर में गंदा पानी पीने को मजबूर है। गांव के लोगों द्वारा घरों के शौचालय का पानी और सीवरेज का पानी पक्के खाले में छोड़ा जा रहा है, जो पानी की बारी के दिन पीने के पानी की डिग्गी भरी जाती है। गंदा पानी पीने को मजबूर है। जलदाय विभाग इसको कनेक्शन भी नहीं दे रहा है, इसके पास कोई टूटी कनेक्शन नहीं है। तो इसकी गुहार लगाने के लिए हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचे। इसके लिए हमने ग्राम पंचायत को बार बार अवगत कराया है। इससे पहले 2015-16 में ग्राम पंचायत द्वारा उनको पानी बंद करवाने को भी कहा गया, पर वो नहीं माने। इसके अलावा नए सरपंच के द्वारा उनकी एप्लीकेशन तक लेने को इनकार कर दिया गया है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों में उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए समस्त कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों में 2 दिवसीय शिविर लगाए गए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की समस्या का मौके पर ही निस्तारण करने के प्रयास किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता R.K. गर्ग ने बताया कि इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिल, मीटर व तार संबंधी सभी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो उपभोक्ता बिल भर रहे हैं उन्हें अगली रीडिंग में बिजली विभाग की तरफ से 5% की छूट दी जाएगी। इस संदर्भ में भी कैंप में उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से आज हमारे डिस्कॉम ने कनिष्ठ अभियंता कार्यालयों में कैंप लगाए हैं, जो कि हर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में दो दिन लगेंगे। और इसमें कंज्यूमर उपभोक्ताओं की जो भी कंप्लेंट है वो मौके पर ही सोल्व की जाएगी। कि मीटर बदलना, सप्लाई नहीं आना, किसी का बिल ज़्यादा आ गया है, उसको मौके पर ही ठीक किया जाएगा। हर एक कनिष्ठ अभियंता कार्यालय में कैंप लगे जा रहे हैं। आज भी लगा हुआ है कैंप और आगे 15 तारीख तक ये कैंप लगेगा। तो अभी उसके जो सॉफ्टवेयर में हमारे वो छूट का शामिल नहीं हुआ है, जल्दी कर दिया जाएगा, छूट दी जाएगी जो सरकार ने, तो अगले बिलों में छूट दे दी जाएगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है।
अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए बुधवार को जिला पेंशन समाज ने जिला कलेक्टर को 9,81,000 रुपए की सहायता राशि का चेक भेंट किया। जिला पेंशनर समाज ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 9,81,000 रुपए की राशि दी है। बुधवार को पेंशन समाज से जुड़े पेंशनर ने जिला कलेक्टर को सहयोग राशि का चेक भेंट किया। पेंशन समाज के जिलाध्यक्ष RL कक्कड़ ने बताया कि कोरोना काल से पूर्व पेंशनर ने पेंशन में एक दिन का एलिमेंट काटने के लिए राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया था। इसके बाद कोरोना के चलते इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। स्थिति सुधरने के बाद जिले के सभी पेंशनर ने एक दिन की पेंशन मुख्यमंत्री राहत कोष में दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते नियम अनुसार यह कार्य देर से किया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग के लिए जिले की सभी उप शाखाओं से राशि जुटाई गई है, जो 9,81,000 रुपए बनती है। सहयोग राशि का चेक जिला कलेक्टर को सौंपा गया। आज पेंशन समाज के ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, हमारे पुराने साथी, वो लोग आए हैं और करीब लोग 81,000 रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में दी है। इसके पहले भी इन्होंने 3 लाख से ऊपर की सहायता दी हुई है। कुल मिला के करीब 12,81,000 की राशि पेंशन समाज के द्वारा दी गई है। मैं इनके इस सामाजिक सरोकार की भावना और सहयोग की भावना की बहुत बहुत तारीफ करता हूँ और सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि इनसे अनुकरण करें, इनका अनुसरण करें और इनकी जो भावना है उसको समझते हुए और वो भी और सहयोग करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इनको कि इस तरह का इस संकट काल में आपने सहयोग किया। पेंशन समाज हनुमानगढ़ शाखा जो कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित है, हमने एक दिन का पेंशन एलिमेंट पेंशनर्स को देने के लिए निवेदन किया था। फिर बाद में ये सरकार की तरफ से ये कुछ इस तरीके की सूचना प्राप्त हुई कि वो एक दिन का पेंशन एलिमेंट सीधे पेंशन से ही काट लेंगे, लेकिन वो बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ किसी कारण से। फिर वो कोरोना काल लग गया। कोरोना काल में मतलब पैसे इकट्ठे करना थोड़ा दूर था। फिर भी हमने जैसे थोड़ा रिलीफ हुआ उसमें पैसे इकट्ठे किए, तो उसमें हनुमानगढ़ शाखा ने 4,50,000 किया और उप शाखाओं से अलग अलग आए। इस तरीके से 9,81,000 रुपया जो हमने इकट्ठा किया। इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपए का चेक जो हमारी उप शाखा संगरिया है उसने सीधे ही मतलब SDM को वहाँ दे दिया है। इस तरीके से हमारा टोटल 12,81,850 हो जाता है। ये योगदान जो आया है उसके लिए मैं सभी पेंशनर जो जिले में जहाँ भी रहते हैं सबका धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आइंदा से भी कभी जरूरत पड़े किसी महामारी के लिए या आपदा के लिए वो इस तरीके से दिल खोल करके अपने पैसे देते रहेंगे, ताकि जो ना पेंशन समाज का योगदान भी शामिल हो। इस तरह से अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको बताया कि कोविड-19 में CM रिलीफ फंड के लिए सभी पेंशनर्स ने अलग अलग क्षेत्र में अपना जैसा भी योगदान किया, एक दिन की पेंशन जमा कराने का आह्वान किया गया था, लेकिन बढ़ चढ़ के लोगों ने जो है पेंशनर्स ने इसमें अपना योगदान दिया है और हनुमानगढ़ के 9,81,825 रुपये का चेक आज हमने कलेक्टर साहब को भेंट किया है। इसी कड़ी में संगरिया उप शाखा ने 3 लाख का चेक वहीं सीधे ही SDM साहब को 2 दिन पहले दे दिया है। इस प्रकार 12 लाख से ऊपर की राशि जो है पेंशनर्स ने जमा करवाई है। ये पेंशनर का साधुवाद माना जाएगा और उनको बहुत बहुत बधाई दी जाएगी और वो बधाई के पात्र हैं। इसी तरह वो सहयोग करते रहेंगे। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों द्वारा लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर KL किलानिया ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में व्यापक पैमाने पर जन जागरूकता पैदा करना है तथा लोगों को मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने की शपथ लेने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि विकासशील देशों में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक दृष्टिहीनता है। विश्व
स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कॉर्निया की बीमारियां मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद होने वाली दृष्टि हानि और अंधापन के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामलों में दृष्टि की हानि को नेत्रदान के माध्यम से उपचारित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके विभिन्न अंगों को दान किया जा सकता है तथा उन अंगों को उन रोगियों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है जिन्हें उन अंगों की जरूरत है। ऐसा ही एक अंग इंसान की आंख भी है। उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद नेत्रदान से कॉर्निया सहित अंधा व्यक्ति शल्य प्रक्रिया के माध्यम से कॉर्निया प्रत्यारोपण द्वारा फिर से देख सकता है। इससे क्षतिग्रस्त कॉर्निया की जगह पर नेत्रदाता के स्वस्थ कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। हर वर्ष इसमें 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसमें लोगों को अधिक से अधिक नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करना होता है, जिससे कि लोगों को जो बिल्कुल ही अंधे हैं या जिनको नहीं दिखता है उनको नेत्र प्रत्यारोपित कर सके, उनको रोशनी उनकी रोशनी दोबारा लौट सके। इसमें चाहे लोगों के आँख में किसी तरह की चोट लगी हुई हो या कुछ बीमारी की वजह से कॉर्निया बिल्कुल ही धुंधला हो गया और जिसे नहीं दिखाई देते हो, उन लोगों को जहाँ पे भी आई बैंक है वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन होता है और लोगों को उनके हिसाब से उनको मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को जो कि आंखें दान कर सकें। इसी हिसाब से ये पखवाड़ा हर साल मनाया जाता है। जो भी पेशेंट आते हैं, उनके अटेंडेंट आते हैं, उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आपको दूसरे लोगों को भी समझाना है जो इसके लिए आंखें दान करें अपने, वो लोगों को सुविधा जो भी मिले उसी हिसाब से कुछ फ़ायदा हो तो अपने आंखें दान करें। हाँ, मेडिकल को लेवल से सेमिनार वगैरह आयोजित किए जाते हैं जहाँ पे बड़ी सारी सुविधा होती है, वहाँ सेमिनार में आयोजित होते हैं। तो अपने यहाँ भी हम तो जो भी हैं उनको पोस्ट के हिसाब से उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं। बस समझा रहे हैं उनको। अभी तो नेत्रदान के लिए वो फॉर्म भरवाने के लिए बोलते हैं, जहाँ भी जैसे आई बैंक हम अपना फॉर्म भरवा दें और जब भी ऐसे होते हैं तो उनको इन्फॉर्म कर दें तो वही लेने के लिए वो टीम होती है, वो पहुँच जाती है। बस ये भी एक भलाई का काम है, जो भी जितने कर सकें दूसरों को रोशनी दे सकें ज़िंदगी में, इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। तो इसके बारे में सोचें, कुछ करें। इंदिरा रसोई योजना में आर्थिक नुकसान का हवाला देकर रसोई संचालक संस्था ने नगर परिषद को पत्र देकर 10 सितंबर से जिला मुख्यालय पर स्थापित तीनों रसोइयों को बंद करने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना को लेकर रसोई संचालक संस्था ने नगर परिषद को लिखित में पत्र देकर 10 सितंबर से तीनों इकाइयों को स्थायी रूप से बंद करने की चेतावनी दी है। संचालक संस्था प्रधान का कहना है कि 20 रुपए में खाना देना उनके लिए संभव नहीं है। ऐसा करने पर संस्था को प्रति रसोई रोजाना 4,500 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं सरकार की बंदिशें बहुत अलग से हैं, जिनको न मानने पर लोग अधिकारियों की शिकायतें करते रहते हैं। रसोई संचालकों ने बताया कि जिला मुख्यालय पर जंक्शन में दुर्गा मंदिर धर्मशाला के सामने व ट्रक यूनियन और तीसरी इकाई टाउन में महावीर दल धर्मशाला में संचालित की जा रही है। सरकार से अनुदान राशि मिलने की बात सुनकर दानदाताओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में संस्था निजी तौर पर खर्चा वहन करने में असमर्थ है। इसलिए 10 सितंबर से इन रसोइयों को बंद करने के लिए नगर परिषद को पत्र दिया गया है। वहीं नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा का कहना है कि जिला मुख्यालय पर इंदिरा रसोई का संचालन करने वाली संस्था ने रसोई 10 सितंबर के बाद चलाने से इनकार करने की बात कही है। इस संबंध में डीएलबी को अवगत करवाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इंदिरा रसोई जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही थी, उस हमारी संस्था को हनुमानगढ़ के अंदर जो है तीनों जगह दी गई थी रसोई। प्रत्येक रसोई में 200 से 250 आदमी प्रतिदिन खाना खा रहे थे, लेकिन रोजाना खा रहे थे खाना, लेकिन उसमें लगभग 15 से 20 रुपये प्रति माह जो है पैसा सरकार से जो मिल रहा था वो टूट रहा था। तो करीबन 4,000 से 4500 रुपये एक रसोई में रोजाना का पैसा लग रहा है। दानदाताओं द्वारा ये कहकर दान बंद कर दिया गया कि अभी जो है सरकार से पैसा अनुदान मिल रहा है तो दान हम नहीं दें। तो इतना पैसा जो है संस्था जो है पल्ले से तो बैन करने से तो इस बैन नहीं करी, इसलिए संस्था ने जो है लिख के दे दिया है 10 दिन का अल्टीमेटम कि 10/9 को जो है संस्था रसोई का संचालन बंद कर देंगे। तो उसमें था भी 20 रुपये है भी चला देंगे दानदाताओं। पहले रसोई चल रही थी हमारी और उसमें था भी दानदाता दान दे रहे थे, लेकिन जब राजकीय सरकार से ये जुड़ने से जो दानदाताओं ने दान देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जो सरकार से पैसा आ रहा है तो दान नहीं मिलेगा। इस संबंध में मैंने कमिश्नर साहब को पहले फ़ोन पे बात हुई थी, फिर मैं जाकर के ये लेटर में दे के उनको रिसीव करा के लिया सोमवार को। उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम आगे गवर्नमेंट को भेज देंगे। मैंने कह दी अभी इसको चलाने में ऐसे इंदिरा गांधी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को हमने कार्यादेश दिए थे तीनों रसोइयों के।
संस्था ने आर्थिक लॉस के कारण जो घाटा लग रहा है बताया, इसलिए उन्होंने 10 सितंबर से काम बंद करने का हमारे को लिखा है। तो हमारी निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा है, उनसे वार्ता भी चल रही है, काम निरंतर चालू है। नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर फीस जमा करवाने की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इस संदर्भ में नोडल अधिकारी ने विस्तार से जानकारी दी। राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर फीस जमा करवाने की तिथि को 10 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। इस संदर्भ में नोडल अधिकारी सिद्धार्थ राव ने बताया कि नए सत्र के लिए महाविद्यालय के स्नातक, द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रवेश नवीनीकरण के लिए नियमित तथा पूर्व विद्यार्थी गत वर्ष की एप्लीकेशन आईडी द्वारा ई मित्र पर प्रवेश शुल्क जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के दृष्टिगत प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया हेतु कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। कर्मोन्नत विद्यार्थी प्रवेश के लिए 10 सितंबर तक ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु ई मित्र पर फीस जमा करवा सकेंगे। फीस जमा करवाने के लिए प्रवेश के लिए एप्लीकेशन आईडी विद्यार्थियों के मोबाइल पर प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी विद्यार्थी के पास निर्धारित अवधि तक मैसेज नहीं आता तो वे राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ के ऐसे स्टूडेंट्स यूजी और पीजी क्लासेस के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर और पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी फीस जमा नहीं करवाई है, ऐसे विद्यार्थियों को 1 तारीख कॉलेज शिक्षा की तरफ से एक अवसर और दिया गया है और 1 तारीख से लेकर और 10 सितंबर तक वो अपनी फ़ीस ऑनलाइन ई मित्रा पे जमा करा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन आईडी उनके मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है। तो वे ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी 10 तारीख से पहले अपनी फ़ीस जमा करा दें, क्योंकि अंतिम समय में काफ़ी सॉफ्टवेयर पे लोड होता है, तो वो ये प्रयास करें कि पहले अपनी फ़ीस जमा कराएँ और इसके लिए उनको किसी भी स्थिति में कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवेदन की तिथि तो जा चुकी है, वो यूजी फर्स्ट ईयर के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसी के लिए वो पहले निर्धारित थी 20 तारीख। तो अगर आगे कभी अभी सीटें अगर वैकेंट रहती हैं तो विद्यार्थियों को दोबारा हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर मौका दिया जाए, लेकिन अभी उसके लिए आमंत्रित नहीं गई हैं तिथियाँ। तो विशेषकर ऐसे विद्यार्थी यूजी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और पीजी के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट जो यहाँ के नियमित विद्यार्थी हैं और साथ ही एक्स स्टूडेंट जो अभी तक अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाएं, किसी कारणवश नहीं करवा पाए हैं, वो अपनी फीस 10 तारीख तक जमा करवा देते। तो रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।